जो कॉकरोच जनता है मैं इसके बिल्कुल साथ हूँ। They're so cool, they're so unserious and I love it. I am believing obviously ये अच्छी डायरेक्शन में जाएगा। मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स अपना राइट मांग रहे हैं और ये बात बहुत अच्छी है कि वो सारे मिल के चल रहे हैं। And the person is like, हाँ जरूर कीजिएगा। जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी रिजाइन किया, जबकि हमारे यहाँ तो मेरे ख्याल है रेजिग्नेशन लिखना शायद किसी को आता ही नहीं है। क्या हम उससे अगर हम कंपेयर नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आपको क्या लग रहा है कि भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और हमारे यहाँ जो है हम कहते तो हैं लेकिन हम है नहीं डेमोक्रेटिक कंट्री। बिल्कुल ऐसे ही है जी। ये आप देखिए कि इंडिया में ये एक ट्रेडिशन रही है। इवन आप देखें कि लेट 50s में लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो रेलवे के मिनिस्टर थे, और एक एक्सीडेंट हुआ था रेलवे का, तो उसमें कुछ कैजुअलिटीज भी हुई, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो अब ये देखें कि ये एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं उनके, ये धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है। और इसकी बुनियादी वजह ये है कि वो जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे जंतर मंतर में, उनकी एक बुनियादी शर्त ये थी कि एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन करें, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। और उसके बाद जो एक बड़ा मुतालबा था स्टूडेंट्स का वो पूरा हो गया है। अब दो और भी मुतालबे हैं उनके कि जो वालिदैन जिनके बच्चों ने सफ़र किया, खुदकुशियाँ की, उनको 1-1 करोड़ रुपया कंपनसेशन दी जाए, और वो लोग जिन्होंने वायलेंस का इस्तेमाल किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो बाकी तो अब ये है कि वो जो उनकी प्रोटेस्ट थी दैट हैज बीन कॉल्ड ऑफ। वो तो सही है, लेकिन सर इसी तरह की जो एक्टिविटीज पब्लिक कर पाती है उसको ही मेरे ख्याल है डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है। हमारे यहाँ तो फौरन ही 144 इम्पोज कर दी जाती है, जैसे इनको जरा सा भी हवा भी लग जाती है कि कोई बाहर निकल रहा है प्रोटेस्ट के लिए तो नहीं बताया जाता। और अगर बलूचिस्तान या कहीं पर कुछ प्रोटेस्ट हो रहा हो, कश्मीर में, हमारी साइड कश्मीर में, तो वो भी टीवी चैनल्स नहीं दिखाते। तो यहाँ से पाकिस्तान को थोड़ा सा आपको नहीं लगता कि कुछ सीखने की जरूरत? जी बिल्कुल सीखने की जरूरत है। आप ये देखिए कि ना सिर्फ ये कि प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जाता, ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है, और उनको दहशतगर्द करार दे दिया जाता है। उनको कहा जाता है कि वो भारतीय एजेंट हैं, वो भारत से असला लेते हैं, वो भारत से फंड्स लेते हैं। तो हमारे यहाँ तो फौरी तौर पे उनको एक भारतीय एजेंट करार दे दिया जाता है और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाती है, और बंदूकों का इस्तेमाल किया जाता है, गन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया में आप देखें कि इंडिया में उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो ताकत का इस्तेमाल किया वो ये डंडों का इस्तेमाल किया उन्होंने, और उन्होंने कोई हालांकि उस पर भी काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, करना तो खैर उनको वो भी नहीं चाहिए था। हाँ, जिससे आप अंदाजा लगा लें कि हमारे यहाँ और उनके यहाँ जो डेमोक्रेटिक कल्चर है उसमें कितना फर्क है, वाज़े तौर पे नजर आ रहा है। ये रिजाइन, बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि ये रेजिग्नेशन बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई है। उसके बाद उनकी 2-4 डिमांड्स और भी हैं। क्या उस तरफ भी गवर्नमेंट जाएगी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ने किसी सीजेपी के प्रेशर में आकर के इसको रिजाइन किया है। अब गवर्नमेंट ने क्या इसको सोचा, क्या इसमें उनको इनपुट्स दी गई, ये तो गवर्नमेंट जाने। मैं गवर्नमेंट ने भले रेजिग्नेशन दे दिया हो, क्योंकि देखिए पोर्टफोलियो बदलने से कुछ खास होता नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी को कोई और इम्पोर्टेंट रोल दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का करियर खत्म हो गया, ठीक है ना। क्योंकि देखिए भारत एक कलेक्टिव, जिसको भारत अगर ये प्रैक्टिस करता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, तो उसमें तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी है। अगर आपने मतलब धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया तो उस हिसाब से धर्मेंद्र प्रधान जी के एक्ट के लिए पूरी कैबिनेट का इस्तीफा होना चाहिए। ये तो सिंपल एज दैट है, ये कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम तो नहीं है। तो इसलिए मैं नहीं, जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने कुछ सोचा होगा, कुछ समझा होगा, और उन्होंने इसको एक स्ट्रैटेजी के तहत की ताकि ये लोग ना दोबारा ना बैठ जाएं। उसके बाद इसमें कल को किसान आंदोलन के नाम पे कुछ लोग जुड़ जाएं, कुछ लोग और किसी और नाम से जुड़ जाएं, बिकॉज इसको हाईजैक कर लिया था पॉलिटिकल पार्टीज ने। और मुझे कभी भी नहीं लगा कि ये एक जेन्युइन स्टूडेंट प्रोटेस्ट है। मैं आज भी कहूँगा, गवर्नमेंट कुछ भी कहती रहे, गवर्नमेंट की अपनी मजबूरियां होती हैं, उनकी कुछ एक रियलिटीज है जिसका उन्हें सामना होता है। तो प्रधानमंत्री जी ने अगर इसको रिजाइन कर दिया है, अरे प्रधानमंत्री जी ने अगर रेजिग्नेशन ले लिया धर्मेंद्र प्रधान जी का, तो ये एक राजनीतिक निर्णय है जिसका कि राजनीति से संबंध होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ये धर्मेंद्र प्रधान जी ने तो कोई नहीं करवाया था ना, उनकी कोई मिली भगत नहीं थी। किस आधार पे उनका आपने रेजिग्नेशन मांगा?
ये तो मतलब एक ऐसी बीमारी थी जो पहले से चली आ रही थी। इसमें धर्मेंद्र प्रधान जी का ना तो कोई रोल था और ना ही धर्मेंद्र प्रधान जी का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट था। पर ठीक है, गवर्नमेंट ने ले लिया तो मुझे तो इसमें कोई लेकिन इसका मतलब है गवर्नमेंट बहरहाल घुटनों पर आ गई, गवर्नमेंट हार मान ली गवर्नमेंट ने। और दूसरा ये कि वो अपोजिशन पार्टीज जो है वो तो बहुत शोर मचा रही है। वो राहुल गांधी कहते हैं कि जी ये तो बड़ी जीत है और मोदी जी की हार है, और इस किस्म की कई दूसरी चीजें जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर आ रही हैं मुसलसल। तो कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट से कुछ गलती हुई होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं, वैसे ही कुछ लोग निकल आए और शोर मचा दिया, ऐसा तो नहीं हुआ है। मैं नहीं मानता कि गवर्नमेंट से कोई गलती हुई है। नीट का एग्जाम बार बार लीक होना ये तो बिल्कुल एक फेलियर था ही गवर्नमेंट के पार्ट पे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एनटीए के थ्रू इसको कंडक्ट करवाती है। एनटीए और सीबीएसई की इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए थी। और देखिए, गवर्नमेंट अपने लोगों से थोड़े हारती है, ये कोई दूसरों की गवर्नमेंट थोड़े है। अगर मेरी अपने गवर्नमेंट से कोई डिमांड थी और गवर्नमेंट ने उस डिमांड को एक्नॉलेज कर ली तो उसमें हार और जीत कैसा? गवर्नमेंट मेरे लिए बनी हुई है, गवर्नमेंट को मेरी डिमांड में ठीक लगा कि हाँ दम है, तो उन्होंने मान लिया इस बात को। इसमें कौन सा बड़ा ये हो गया कि गवर्नमेंट जो है वो कहे हम अलग है? भाई, गवर्नमेंट की पावर ही जनता से आती है। तो गवर्नमेंट को अगर लगा कि ये जनता की आवाज है, गवर्नमेंट के पास ज्यादा एजेंसीज है ये पता करने के लिए कि ये जो भी हुआ आंदोलन सो कॉल्ड, वो उसमें जनता कितनी थी। तो ये तो बेवकूफी की बात है कि हार और जीत सिर्फ एक होती है, वो है चुनावी हार और जीत। चुनाव के अलावा गवर्नमेंट्स के स्ट्रेटेजिक डिसीजन होना, किसी बातों को मान लेना, किसी को नहीं मान लेना, ये सब पॉलिटिकल दांवपेच होते हैं। इसमें क्या बुराई है भाई? आप अगर जनता ने आपसे कोई डिमांड रखी, ये तो बल्कि मैं तो कहूंगा ये तो दिस इज ट्रू डेमोक्रेसी। ये सही गवर्नमेंट है जिसने कि एक्नॉलेज किया, रिजिड नहीं हुई। गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि नहीं हम ही सही हैं तुम गलत हो जस्ट बिकॉज हम गवर्नमेंट में हैं। ऐसा गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कहा। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, अगर आपकी बात में दम है तो हम इसको स्वीकारते हैं। और ये गवर्नमेंट ने कोई पहली बार नहीं किया। अगर आप सीएए वाला क्षमा कीजिएगा, अगर आप किसान वाला देखें, जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें भी किसान सारे के सारे जो बिल थे, एक्ट थे, बल्कि बिल भी नहीं थे, वो तो एक्ट बन चुके थे, लॉ ने उनको, पार्लियामेंट ने उनको पास कर दिया था। उसके बाद भी प्रधानमंत्री ने उन सारे तीनों लॉज को वापस ले लिया था और वो जो है आंदोलन खत्म करवाया था। तो प्रधानमंत्री जी के पास है कुछ, उनको इंटरनल आउटपुट होगा कि हो सकता है हाईजैक कर ले और इससे कुछ हिंसा की जाए जिससे कि देश का नाम खराब हो, तो उसको देखते उन्होंने ले लिया। इसमें कोई मैं हार जीत नहीं देता। ये तो गवर्नमेंट और अपने लोगों के बीच की बात है, परिवार में है। माँ बाप अपने बच्चों से थोड़े ना तो बच्चे अपने माँ बाप से जीतते हैं और ना माँ बाप अपने बच्चों से हारते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि ये रेजिग्नेशन बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अगर ये 36 डेज का ये प्रोटेस्ट चला, अगर शुरू में ही ये रिजाइन कर दिया जाता, इसको अपनी ईगो ना बनाई जाती, तो शायद मामलात बहुत पहले सुलट गए होते। लेकिन अभी भी 2-3 डिमांड्स और भी हैं उनकी, जिसमें डेफिनेटली उन लोगों को छोड़ने की बात भी की जा रही है, रिहा करने की बात की जा रही है जिनको अरेस्ट किया गया है। और जो लाठीचार्ज हुआ वो तो गलती आप गवर्नमेंट की आपको माननी पड़ेगी कि बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था। अब कई लोगों का कहना है जी बच्चे भी पत्थरबाजी कर रहे थे, तो बच्चे जो हैं उन्होंने तो तभी पत्थर फेंके होंगे ना जब लाठियां पड़ी होंगी। ऐसे खामाखाई चलते चलते क्यों बच्चे जो है वो ऐसा करना शुरू करेंगे, सिर्फ उनको इससे रोकने के लिए कि वो पार्लियामेंट के आगे ना जाए। उस पर लाठीचार्ज जो किया गया वो तो गलत हुआ है। मतलब कोई कुछ भी कहे, वो कोई भी सही नहीं मानेगा उसको। देखिए, अब सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, वो उसका निर्णय देंगे। उनके पास तथ्य ज्यादा है, मेरे पास तो कोई तथ्य नहीं है। मैं नहीं मानता कि ये गवर्नमेंट इतनी इनसेंसिटिव है कि बिना बात के बच्चों के ऊपर लाठी बरसाने लगे, जबकि उनको भी ये पता है कि उनको एक ट्रैप में घेरा जा रहा है। और ये ट्रैप आज से नहीं है, ये ट्रैप पिछले 5-6 साल से बार बार हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये प्रधानमंत्री जी का शब्द है। आंदोलनकारी, आंदोलनजीवी, ये सारे शब्द प्रधानमंत्री जी के दिए हुए हैं। तो प्रधानमंत्री जी हमसे ज्यादा समझते हैं इन चीजों को। तो मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी फोर्स के लिए कहे होंगे। इवन किसान आंदोलन में तो किसान जो थे वो चले गए थे लाल किले के ऊपर और उन्होंने अपना जो है झंडा, भारत का तिरंगा हटा करके दूसरे झंडे को, खंडा साहब के झंडे को उन्होंने वहां पे फहरा दिया था। हालांकि खंडा साहब भी मेरे लिए उतना ही पवित्र है जितना तिरंगा है। तो पॉइंट ये है कि मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री या जो ये सरकार है वो इतनी
निरंक इतनी इतनी मतलब आप समझ लीजिए मूर्ख है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या है और वो सीधा डंडा मार दे। अगर डंडा मार के भगाना ही होता तो आप इसका पिछला वाला जो पैरेलल याद कीजिए, जब बाबा रामदेव बैठे थे जंतर मंतर पे और इसी तरीके का कुछ वो कर रहे थे, तो उसमें तो पुलिस बाबा रामदेव जहां पे रुके हुए थे उसके अंदर घुस के टेंट में मारी थी डंडा, और बाबा रामदेव को बुर्का पहन के भागना पड़ा था लिटरली। तो यहाँ पर तो गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया। गवर्नमेंट, ये लोग आए गवर्नमेंट से अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे। तो देखिए फोर्स कई बार यूज करना पड़ता है, लेकिन मैं ये भी कह दूं कि छात्रों के ऊपर फोर्स नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का, लेकिन छात्र भी ऐसी जगह पे ना जाएं जहां से कि एक सिक्योरिटी संकट उभर आए। जब तक आप जंतर मंतर पे बैठे थे सरकार ने कुछ नहीं किया। आप 36 दिन तक बैठे रहे, 35 दिन तक बैठे रहे, 30 दिन तक बैठे रहे, जितना दिन भी सरकार ने कोई ना तो लाठी चार्ज किया ना तो वो किया। आप वहां पे जैसी आपकी इच्छा थी आपने जो जिसको बोलना था, मोदी को मार देंगे, संसद को उखाड़ देंगे और इसकी हत्या कर देंगे, इंडियन आर्मी को आपने गालियां दी, सबको गालियां दी, आपने हिंदू देवी देवताओं को गालियां दी, किसी ने कुछ नहीं कहा। आप सबसे मिलते रहे, करते रहे। बड़े बड़े वहां पे फिल्म एक्टर से लेकर के पॉलिटिशियंस आए गए, कोई उसमें एक्शन नहीं लिया गया। तो लेकिन सर ये भी बड़ी तारीफ की जा रही है पाकिस्तान में भी कि जी देखिए डेमोक्रेटिक कंट्री ऐसी होती है कि प्रोटेस्ट की परमिशन मिली और एक लंबे अरसे तक प्रोटेस्ट होता रहा और यहाँ तक कि एक तरह की स्टूडेंट्स को जीत भी मिली है। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पे जो है वो जरूर भारत का नाम जो है वो और ज्यादा लिया जा रहा है कि पूरी तरीके से वहां पर आजादी है। इस बात को मानेंगे आप? देखिए भारत डेमोक्रेसी का जन्मदाता है, ये वेस्ट नहीं है। डेमोक्रेसी कुछ नहीं होती है, रूल ऑफ लॉ होता है। जब लॉ जो है ना राजा से बड़ा हो तो आप वहां पे डेमोक्रेसी कहते हैं, क्योंकि फिर अगर राजा लॉ से बड़ा है तो फिर राजा निरंकुश होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे पहले से ही राजा जो था वो धर्म के नीचे था, ठीक है ना, उसको राज धर्म का पालन करना पड़ता था, राजा का कुछ नहीं होता था। राजा को जो है वो धर्म के अनुसार चलना पड़ता था, यानी कि जनता के वेलफेयर के अनुसार चलना पड़ता था। तो ये कोई भारत में जो लोग भारत को जानते नहीं है, जो ये सोचते 1947 से भारत का जन्म हुआ है, वो ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करते रहे हैं। भारत में शुरू से, भारत में आज इसे नहीं है। गौतम बुद्ध ने कहा था वेद ही गलत है, उन्होंने वेद के भगवानों को रिजेक्ट, हालांकि उन्होंने वेद को गलत नहीं, उन्होंने कहा कि वेद के भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती है, लोगों ने उनको भगवान बना दिया। हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और राजा के अगेंस्ट में बातें रखना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। राजा हमेशा धर्म के नीचे रहा है, राजा कभी भी धर्म से ऊपर नहीं रहा। तो ये डेमोक्रेसी भारत में बातचीत करने वाली, वाद विवाद वाली परंपरा जो है शुरू से रही है, और जो ये हुआ है ये उसी की श्रेणी में एक आगे की चीज है। जैसा मैंने कहा कि राजा जो है पिता होता है, प्रजा जो होती है वो उसके पुत्र के समान होती है। राजा अपने पुत्र से हारता नहीं और पुत्र अपने पिता से जीतता नहीं। लेकिन सर बात सिर्फ नीट के पेपर की नहीं है, मैंने कई जगह पर क्योंकि सुना है इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। इवन शेखर सुमन साहब का शो मैं जरूर देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है उनका जो शेखर टुनाइट आता है। उसमें भी उन्होंने कहा कि बहुत से सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। पहले तो ये होता था कि गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, अमीर का बच्चा प्राइवेट स्कूल या जहां भी जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि वो अब जो है वो गरीब का बच्चा कहीं नहीं जा पा रहा, क्योंकि बहुत कई 100 बल्कि कई हजार या लाखों में शायद स्कूल्स जो है वो बंद कर दिए गए। तो सर सरकार तो स्कूल खोलती है या कि बंद करती है? मतलब ये सारी चीजें क्या आप लोगों को हमारे यहाँ वाला कोई वायरस तो नहीं लग गया? क्योंकि ये इस किस्म की हरकतें तो हमारे यहाँ होती है। अब मेरे पास तो देखिए इसकी कोई वो नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है, और अगर ये हो रहा है तो डेंजरस है। मगर ये क्यों हो रहा है ये भी आपको देखना पड़ेगा कि ये जो स्कूल बंद हो रहे हैं इसके कारण क्या ड्रॉप आउट ज्यादा हो रहे हैं। मैंने शेखर सुमन साहब का, क्योंकि मैं जब वॉक करने जाती हूँ तो मैं उन्हीं का शो लगा लेती हूँ और मैं घूमती रहती हूँ, उनके 2 शोज देख लेती हूँ अपनी एक वॉक में, तो या सुन लेती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि वो बगैर फैक्ट्स और फिगर्स के बात कर रहे होंगे। जी बिल्कुल आपकी बात सही है कि ऐसा हुआ होगा। It attributed the decline to smaller school age population because of the falling fertility rates। तो देखिए वो ये मैं आपके सामने रिपोर्ट ला देता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया टुडे इसको कह रहा है, इसमें कॉज वो नहीं दिया है जो कि वरीसम होना चाहिए। ये देख लीजिए, कल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया और जैसे ही ये इस्तीफा होता है पाकिस्तानी जो जेंजी हैं वो भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि काश हम भी कुछ इस तरह से कर पाते अपने देश में, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई वहाँ निकलना भी चाहे
तो कुछ बोलना भी चाहे तो पाकिस्तानी सरकार बोले नहीं देती है। और शायद यही जो पाकिस्तानी जेंजी हैं वो मिस कर रहे हैं कि अगर मोदी साहब चाहते तो इस प्रोटेस्ट को बहुत आसानी से दबा सकते थे। वो इतने पावरफुल हैं कि उनकी एक आवाज़ पर बहुत सी चीज़ें हो सकती थी, लाइक जो हम लोग नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने स्टूडेंट के सामने झुकना ज़्यादा ज़रूरी समझा, जो उनकी मांग थी उसको मानना ज़्यादा ज़रूरी समझा, किसी बिना अहम भाव के। प्रधानमंत्री लगभग 12 साल से हैं, कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको घमंड आ जाता है। मैं इंदिरा गांधी की भी बात कर रहा हूँ, तो आ जाता है भाई, ये नॉर्मल सी बात है। ज़रूरी नहीं कि मोदी के अंदर आया हो सकता है जो उनके मंत्री हैं या उनके जो एडवाइज़र हैं उनके मन में ही आया हो। आप ना अपने जनता की ना आवाज़ ही नहीं सुन रहे थे। इधर लोगों के अंदर भी एक ना गुस्सा फूट रहा था कि भाई हमारी जो आवाज़ है, हमारे बच्चों की जो आवाज़ है वो सुन क्यों नहीं रहे हैं। हमें भी बहुत गुस्सा आया कि भाई आप वहाँ पर जो बच्चे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह से पेपर लीक मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है जिसे आप दरकिनार कर दो। ये वैसे नई बात भी नहीं है, होता आया है, बहुत टाइम से आ रहा है, लेकिन आपको सुधारने के लिए सत्ता में बिठाया गया ना। तो जब सुधारने के लिए बिठाया गया है तो आप उस पर काम करेंगे। आप ये नहीं बोल सकते, इनफैक्ट हम लोग भी ये बार बार नहीं बोल सकते कि जी वो तो कांग्रेस के शासन में भी होता था, जी उस फला वाले गवर्नमेंट में भी ऐसा होता था। नहीं, अगर जनता ने आपको चुना है चीज़ों को ठीक करने के लिए तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसको ठीक करें, आप हल्के में मत लें। तो उस पर आप कुछ एक्शन तो लेंगे, कुछ कानून तो बनाएंगे, ताकि जो ऐसे फ्री हैंड मिल जाते हैं ना लोगों को, कम से कम उस पर लगाम तो लगेगी। बच्चों के फ्यूचर के साथ में खिलवाड़ तो नहीं होगा। और बच्चों के साथ ही नहीं होता है, इसमें सफ़र करते हैं उनके माँ बाप जो पैसा देते हैं उसको पढ़ाने के लिए, चाहे वो ट्यूशन्स हो, चाहे वो आने जाने का जो भी बस किराया होता है, हर एक चीज़ में पेरेंट्स सफ़र करते हैं। तो मुझे लगता है कि भाई ये प्रोटेस्ट बहुत सही था, और जो शायद जो पिछली जनरेशन है वो नहीं कर पाई, वो आज की जनरेशन ने करके दिखाया। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अलग अलग पार्टियां हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां इसमें सेकने लग रही थी। खैर वो तो हर जगह होता है, कोई नई नवेली बात नहीं है। उनको लग रहा था कि यही मौका है, क्योंकि मोदी साहब तो वैसे ईवीएम से हारते तो है नहीं, क्या पता शायद इन्हीं बच्चों का सहारा लेकर नेपाल और बांग्लादेश की तरह हम भी इनको सत्ता से उतार कर बाहर फेंक दें। तो कोशिशें ज़रूर हो रही थी बट सक्सेसफुल नहीं हुई, और स्टूडेंट ने भी जैसा कहा था वैसे ही किया। उनकी जैसे ही मांगी पूरी हुई उसके बाद उन्होंने जंतर मंतर खाली कर दिया। तो ये डेमोक्रेसी है, बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है पाकिस्तानियों को भी सीखने की ज़रूरत है कि भाई अगर तुम्हारे यहाँ जो तानाशाह बैठा है फ़ौज के रूप में, उसको हटाना है तो तुमको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे देश में भी डेमोक्रेसी हो, ऐसे ही आप सड़कों पर निकल कर प्रोटेस्ट कर सको, तो एक ना एक दिन तो आपको निकलना पड़ेगा, वरना आप कभी भी निकलने लायक नहीं बचेंगे। आप क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।